मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो पहली वाली थी, कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, उस यात्रा ने इस देश में इस सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाना शुरू कर दिया था। पटना की रैली ने उस राजनीतिक माहौल को और गहरा किया, और दिल्ली की रैली में जो एक राजनीतिक जरूरत थी इस देश में कि विपक्ष एक है, सरकार के खिलाफ उसके मुद्दे एक हैं, और एक साझा कार्यक्रम इनके दिमाग में है, इसका जो संदेश दिया जाना जरूरी था वह दिल्ली की रैली में हुआ। तो ये तीनों घटनाएं इस चुनाव के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब लगातार विपक्ष ने अपने अभियान को लगातार जारी रखा, भले मेन स्ट्रीम मीडिया उसको न दिखा रहा हो, लेकिन जी। मेरा अपनी जानकारी के अनुसार इस देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां के क्षेत्रीय दल या कांग्रेस व्यापक तरीके से जनसंपर्क में न जुटी हुई हो। लगातार इनके अभियान चल रहे हैं। बिहार में तेजस्वी के कार्यक्रम चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कार्यक्रम चल रहे हैं, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस का अभियान चल रहा है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सक्रिय है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सक्रिय है, महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में, मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे विपक्ष के लोग सक्रिय नहीं है इस सरकार के खिलाफ अपने मुद्दों को लेकर के। बिल्कुल। रही बात चुनाव को लेकर के, चुनाव का निष्पक्ष होना, पारदर्शी होना और ईमानदार होना, यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे नहीं पता, मैं दावा नहीं कर सकता कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन यह मैं जरूर मानता हूं कि अगर ईवीएम को लेकर के इस देश के नागरिकों में कोई संदेह है तो वह संदेह दूर किया जाना चाहिए। आप किसी कुछ भी करना पड़े इलेक्शन कमीशन को, और अगर आप वीवीपैट पर करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और आपके पास यह लाखों की संख्या में उपस्थित मौजूद है, तो यह इसकी गिनती सभी वीवीपैट के सही मतों की गिनती करना, अगर ये मांग हो रही है तो कोई अनावश्यक मांग नहीं है। इससे चुनाव के समय को लेकर के जो एक विमर्श करने की कोशिश की जा रही है वो नितांत अतार्किक है। जी। जन विश्वास से बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। जनता का इस पूरी की पूरी व्यवस्था में आस्था से बड़ा कुछ भी कोई चीज नहीं हो सकती है। अगर लोकतंत्र में वोट देने वाले मतदाताओं के मन में यह संदेह पनपता है कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं वह वोट उस पार्टी को, उस उम्मीदवार को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह संदेह अपने आप में गंभीर है। ये संदेह को दूर किया जाना बहुत ही आवश्यक है, और लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता होती है। निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार लोगों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह कम से कम जन विश्वास को बनाए रखें। जो सर्वोच्च न्यायालय ने इसलिए जो नोटिस दिया है वो महत्वपूर्ण है। क्या आप ये बताइए कि आपको क्या दिक्कत है ईवीएम की गिनती कर, वीवीपैट की गिनती करने में? वैसे कौन सा चुनाव 2 दिन में खत्म हो जा रहा है? 3 दिन के चुनाव, 3 चरण के चुनाव को आप 7 चरणों में पहुंचा दिए। एक एक राज्य ऐसे हैं जहां पे हर चरण में चुनाव हो रहा है। आप कानून व्यवस्था सुधार का दावा भी करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा में आप को मजबूत करने का दावा करते हैं, और चुनाव उसके अलावा दम भरते हैं आप एक राष्ट्र एक चुनाव। और स्थिति है कि लोकसभा का चुनाव आप एक राज्य में एक बार में नहीं करा सकते। जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव आपने एक चरण में करा दिए, उनमें आप लोकसभा के चुनाव 4 चरण में करा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के लोगों में संदेह है, और ये संतोष दूर किया जाना चाहिए। दूसरी बात कि जो विपक्ष की के मुद्दे हैं, विपक्ष ने अपने मुद्दों में कोई संशोधन नहीं किया, और प्रधानमंत्री जी यह कह रहे हो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा अभियान जारी रहेगा। सभी लोग स्वागत करते हैं। भ्रष्टाचार के पक्ष में इस देश का कौन सा नागरिक खड़ा है? कोई नागरिक नहीं खड़ा है जो भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहा हो। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना, इसके पक्ष में तो कोई नहीं हो सकता। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो अपने कार्यकाल में वो गरीबी हटाने के नारे के प्रति बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने प्रीवी पर्स बंद किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जमींदारी प्रथा खत्म करने की कोशिश की, भूमि का बंटवारे का प्रयास, मतलब एक लगा कि आप गरीबी को दूर करने की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जी। और आप भ्रष्टाचार खत्म करते हुए दिख रहे हैं। आपका भ्रष्टाचार का अभियान यह है कि जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, अगर वो आपकी पार्टी में, आपके गठबंधन में शामिल हो गए तो आपके सत्ता के भागीदार हो गए। जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप इस पार्टी ने लगाए, सबके सामने है वो,
शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कांग्रेस ने तो आरोप नहीं लगाया नहीं था, टीएमसी ने आरोप तो लगाया नहीं था, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ही आरोप लगाया था, बीजेपी ने आरोप लगाया था, और उनको आप विपक्ष का नेता बना के रखे हुए हैं अपनी पार्टी में शामिल होने के बाद। जांच आपने बंद कर दी। कितने आरोप लगाया था आप लोगों ने पटेल साहब के खिलाफ, तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर के लिए प्रफुल्ल पटेल जी। पता चला कि आपने उनके मुकदमे को बंद कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाए थे, उस मामले को लेकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री पर तमाम गंभीर आरोप लगाए गए थे और आपने इस मुकदमे को बंद कर दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब के खिलाफ किसने आरोप लगाए थे? बीजेपी ने लगाए थे। केंद्रीय एजेंसियों ने उनके यहाँ छापे डाले, वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया और जांच सब बंद कर दी। तो इस देश का नागरिक कैसे स्वीकार कर लेगा इसको कि आप भ्रष्टाचार को खत्म करने पे आमादा है? जिन कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों ने छापे डाले, उनसे आपने चंदा लेकर के उनकी जांच बंद कर दी। जिनका भ्रष्टाचार साफ साफ दिख रहा है कि 10 करोड़ लाभ कमाने वाली कंपनी 100 करोड़ चंदा दे देती है। ये कौन सा अर्थशास्त्र है? अगर यह अर्थशास्त्र चल रहा है तो फिर काला धन कौन सा कहलाता है? काला धन तो ही कहलाता है ना कि जिस आय का आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, वो काला धन है, वो सफेद धन नहीं हो सकता। एक कंपनी जो इलेक्टोरल बॉन्ड कानून बनने के बाद अस्तित्व में आती है, वो करोड़ रुपए चंदा दे देती है, क्या काला धन नहीं है? वो जिस कंपनी ने अभी धंधा ही नहीं शुरू किया, वो करोड़ रुपए चंदा, और आप ले भी लेते हैं, उसकी कोई जांच भी नहीं होती। जिन फार्मास्यूटिकल कंपनियों की स्थिति हो गई, यह जन स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है कि दवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और सरकार दवा कंपनियों से पैसा लेकर के ठंडी हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं करती। सवाल लेने की तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ के अभियान का जो दावा है वो पूरी तरह से असंगत है। मुझे लगता है नहीं कि इस पर लोग विश्वास कर लेंगे। संजय सिंह का को जमानत दिया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। यह सामान्य बात नहीं है कि विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप विरोध करेंगे तो आप अपने पक्ष में डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए कि क्यों रोकेंगे आप, अब आपने क्यों इनको रोकना चाहते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आप मनी ट्रेल का डिटेल क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि इनके डिटेंशन के पीछे कौन कौन से आपके पास कारण है, और पूरे मुकदमे के ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। ईडी के सम्मानित अधिवक्ता जी ने कहा कि नहीं साहब, मुझे विरोध नहीं करना है। तो ये सामान्य घटना नहीं थी कि केवल यह कह दिया जाए कि ईडी ने विरोध नहीं किया इससे जमानत हो गई। ईडी वहां कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, यह बताने की स्थिति में नहीं थी कि हम संजय सिंह को क्यों रोकना चाहते हैं। आज जो दिल्ली उच्च न्यायालय में जो बहस हुई, आप ये बताने की स्थिति में नहीं है कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार आपने क्यों किया, क्यों, कौन से आधार आपके पास है। यह कोई बात नहीं बनती कि साहब ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये तो किसी के बारे में आप कर सकते हैं, लेकिन पहले ही आपको बताना पड़ेगा कि आपने गिरफ्तारी पूरे के पूरे शराब कांड को लेकर के जो गिरफ्तारियां हुई हैं, सर्वोच्च न्यायालय का संजय सिंह के पक्ष में जमानत के लिए दिया गया आदेश और उसमें उस मुद्दे पर हुई बहस, इस पूरे मुद्दे को खोखला बनाती है कि आपके पास कोई भी ऐसा तर्क नहीं था जिससे आप एक चुने हुए सरकार के मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार कर लें। प्रश्न यह है कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है चुनी हुई सरकारों को गिराने का। यह अभियान है चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का। यह अभियान है विभिन्न राजनीतिक दलों को तोड़ देने का। यह अभियान है पार्टियों को तोड़ करके अपनी सत्ता को मजबूत करने का। और ये तमाम कार्रवाइयां लोकतंत्र के हित में नहीं होती हैं। सवाल इस बात का है आज सवाल ये नहीं है कि सत्ता में कौन आएगा कौन जाएगा, सवाल यह है कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और यह अब लोगों के ये संदेह की स्थिति नहीं रह गई है। जो जिस तरह की प्रवृत्तियां सरकार अपना दिखा रही है, अगर आप एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर देंगे, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे और उसको आप गिरफ्तार कर लेंगे, राजनीतिक दलों को राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने के लिए नहीं की अनुमति देंगे, आप उनके आप अकाउंट सीज कर देंगे, 10 साल 15 साल पुराने मामले को लेकर के आप उनके पास वसूली की नोटिस भेजेंगे, कौन सा लोकतंत्र है ये। और आज जब आप नोटिस भेजने की बात कर रहे हैं, कल आप इनकी संपत्तियां जब्त करेंगे, उनके राजनीतिक गतिविधियों पर आप रोक लगाएंगे, चुनाव नहीं होने देंगे आप।
जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने की जितने भी आवश्यक चीजें हैं वो सभी आप पूरी कर चुके हैं, क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं? जी एक राज्य पिछले कई सालों से बिना जनप्रतिनिधियों के है, अपने बिना बिना विधानसभा के है। कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अब ये कार्रवाई हो रही है? तो तब एक गंभीर सवाल लोगों के सामने है। और आपने जो राजीव जी राहुल गांधी का जो नामांकन का जुलूस दिखाया, मेरा अपना मानना है भाई, घटना आप याद कीजिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी और बीच में उन्होंने न्याय यात्रा छोड़ करके वह वायनाड चले गए थे। घटना क्या थी कि जंगली हाथियों ने 3 लोगों को मार डाला था। कैसे जी कोई इतने संवेदनशील जनप्रतिनिधि को भुला सकता है कोई भी क्षेत्र? कहां सुना आपने? एक तरफ यह सरकार मणिपुर में उन महिलाओं के साथ दुराचार होता है, उनके साथ घृणित घटनाएं होती हैं और आप उसका संज्ञान नहीं लेते। और एक प्रतिनिधि, एक नेता जो अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में हाथियों के द्वारा की गई हिंसा कह सकते हैं आप, और उसके शोक संवेदना में शामिल होने के लिए जाता है वो, तो कोई क्या आम नागरिक इन चीजों को समझता नहीं है क्या? कैसे कोई अपने इस संवेदनशीलता को बोल सकता है? मणिपुर में विपक्ष के इस नेता को जाकर के 3 दिन रहने के लिए का समय है, लोगों से संवाद कायम करने, सभी वर्ग के लोगों से ये कहना कि आप शांति बनाए रखिए, और दूसरी तरफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। राजनीति में अगर आप संवेदनशीलता खो देते हैं तो आप जनविश्वास खोते हैं। अगर आप लोकाचार खोते हैं तो आप लोकतंत्र में आस्था खोते हैं। जब आप लोकतंत्र में आस्था खोते हैं तो आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं। जी बिल्कुल। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं, और यह किसी भी देश के लिए खतरे का विषय है, और मुझे लगता है कि इस देश के लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत